जय हिंद साथियों। तो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले क्लस्टर बम के बारे से। आखिर यह खबर आ रही है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर क्लस्टर बम का उपयोग किया है। आखिर यह क्लस्टर बम क्या होता है और यह क्लस्टर बम कौन कौन से कितने देशों पर बैन है और ये क्लस्टर बम कितना खतरनाक होता है। तो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस प्रकार से यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन ने रसिया के ऊपर कब क्लस्टर बम का उपयोग किया था और इसमें कितने घातक परिणाम हुए थे। साथियों, आज हम लोग समझते हैं क्लस्टर बम के बारे से। तो पहले हम लोग क्लस्टर बम क्या होता है इसके बारे से थोड़ा एक बारीकी से समझ लेते हैं। साथियों, क्लस्टर बम एक ऐसा बम है जो हवा में फटकर कई छोटे छोटे बम फैलाता है। मतलब क्या होता है कि इसको कोई विमान के ज़रिए से ऊपर में लेकर जाया जाता है और ऊपर से वह उसे खोलकर नीचे फेंक दिया जाता है और वह जो विमान के अंदर से कई तरह का कितने क्वालिटी का ये उसके अंदर से बम निकलता है जिसको क्लस्टर बम कहा जाता है। और जब जो हवा में फटकर कई छोटे छोटे बम फैलाता है, ये हो गया क्लस्टर बम। अब देखिए साथियों, ये तो हो गया क्लस्टर बम। अब इसका काम क्या होता है, काम या आखिर ये कैसे करता है। इसे विमान रॉकेट या तोप से गिराया जाता है। ऊपर इसे विमान के ज़रिए से या फिर तोप के ज़रिए से इसे ऊपर लेकर जाकर वहाँ से गिराया जाता है। किसको? क्लस्टर बम को। और क्लस्टर बम ऐसा समझ लीजिए परमाणु बम के जैसा नहीं है जो एक प्रकार से बहुत ही बड़ा दिखाई देगा। जी नहीं, इसे विमान के ज़रिए से या फिर तोप के ज़रिए से क्लस्टर बम को ऊपर लेकर जाकर उसे वहाँ से गिराया जाता है, जो कई छोटे छोटे तरीके से वह फैल जाता है पूरे रास्ते में। और वह फैल कर बहुत ही ज़्यादा विनाशक और बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। हवा में एक तय ऊंचाई पर यह खुल जाता है। इसका एक समय रहता है, तय सीमा रहता है। तोप या विमान के ज़रिए से जब उसे ऊपर फेंका जाता है, ऊपर जब क्या कहते हैं उड़ाया जाता है एक विमान के ज़रिए से या फिर तोप के ज़रिए से, तो वह हवा के ज़रिए से ही अपने आप वह खुल जाता है विमान के अंदर से। और वह फिर क्या लिखा, हवा में एक तय ऊंचाई पर यह खुल जाता है। यह छोटे छोटे बम ज़मीन पर गिरकर फटते हैं और बड़े इलाकों में यह नुकसान पहुंचाता है। अब साथियों, इसका मकसद क्या होता है। जैसे कि आप और हम न्यूज़ सुनते होंगे कि ईरान जो अपना 16 लाख या फिर 30 लाख तक का ड्रोन जो शाहिद 136 यानी कि जो 30 लाख तक में बना कॉस्ट में बनाया जाता है, शाहिद 136 को, यह 136 ने इस चीज़ को समझ लिया। शाहिद 136 जिस प्रकार से पैट्रियोट, जैसे हमने कल वीडियो में बताया था थर्ड और पैट्रियोट के बारे से, जिस प्रकार से 1 बिलियन से लेकर 1.2 बिलियन डॉलर तक का जो पैट्रियोट सिस्टम है, थर्ड सिस्टम है, यह एक शाहिद 136 ड्रोन जो ईरान अपने तरीके से बनाता है। और यही शाहिद 136 पैट्रियोट जैसे सिस्टम को भी नाकाम कर देता है। यह एक प्रकार से मिडिल ईस्ट का आँख माना जाता है। जिस प्रकार से ने बताया जाता है कि पैट्रियोट जैसा सिस्टम टोटल अमेरिका के पास 7 ऐसा पैट्रियोट है, जो कि एक को ईरान ने बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त कहें या फिर नुकसान कहें। इसे पूरा तरीके से इसे कुवैत के अंदर इसे ख़त्म कर दिया। यानी कि यह 5000 दूर तक की सीमा तक को यह अपनी नज़र में रखता है। कौन? पैट्रियोट की किधर से दुश्मनों का मिसाइल आता है, किधर से दुश्मनों का ड्रोन आता है, उसे मार गिराने की क्षमता पैट्रियोट रखता है। उससे पहले थर्ड रखता है। पैट्रियोट पूरा 5000 तक अपना क्या कहते हैं नज़र को बनाए रखता है। जब उसे नज़र में आता है, थर्ड को परमिशन देता है। थर्ड अगर नहीं सका तो फिर पैट्रियोट उसे अच्छी तरीके से क्या कहते हैं उसे नस्त नाबूद कर देता है ऊपर में ही। लेकिन यह क्या कहते हैं कि इसका कामयाब सक्सेस नहीं हुआ। ना होने की वजह से शाहिद 136 पैट्रियोट के ऊपर हमला करता है और उसे नस्त नाबूद कर देता है। यह एक कुवैत के अंदर ऐसी एक घटना हुई है। ये खबर आज तक में आ चुकी है। साथियों, अब समझ लीजिए, ये छोटे छोटे बम ज़मीन पर गिरकर फटते हैं और बड़े इलाकों में यह नुकसान पहुंचाते हैं। अब साथियों, इस चीज़ को समझ लीजिए, जब तोप के ज़रिए से या फिर किस विमान के ज़रिए से क्लस्टर बम को ऊपर लेकर जाया जाता है और यह बम जब ऊपर से फैलते हुए नीचे गिरता है तो यह बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। इस चीज़ को समझ लीजिए कि कोई भी, आप एक उदाहरण के अनुसार से समझ लीजिए, कोई विमान में कुछ ऐसा कुछ ऐसे पदार्थ को लेकर जाया जाए, तो आप सोचिएगा हम ऊपर से अगर गिराएंगे छोटे छोटे पदार्थ को तो वह एक जगह पर नहीं गिरेगा, बहुत ही जगह में गिरेगा। इसका ये होता है कि ईरान अब ये सोच रहा है कि हम उससे भी कम खर्च में क्या कहते हैं कि क्लस्टर बम को फेंकें और कम खर्च में बहुत ही ज़्यादा नुकसान
हो, यानी कि कम खर्च वाले को ऐसा जगह में फेंका जाए कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो और इससे इज़राइल बहुत ही ज़्यादा बुरा तरीके से फंसे और उसे नुकसान बहुत ही ज़्यादा हो। इस चीज़ को समझ लीजिए कि आप और हम सोच रहे होंगे कि ईरान के ऊपर इतना ज़्यादा तबाही हो रहा है, लेकिन वहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इतने हज़ार लोगों की मौत हो गई, इतने हज़ार लोगों की घर टूट गई, लेकिन इसको मतलब इज़राइल का ऐसा कुछ खबर नहीं आता। तो साथ ही एक मीडिया के अनुसार से बताया गया कि इज़राइल के अनुसार से एक मतलब वहाँ नियम लगाया गया, कोई भी लोग अगर इज़राइल के क्षतिग्रस्त इलाकों को फ़ोटो खींचकर इंटरनेट पर अपलोड करेंगे तो उसे $500 तक का मतलब क्या कहते हैं कि जुर्माना लगेगा, अन्यथा उसे मतलब सज़ा होगी। कहाँ पे? इज़राइल पे यह नियम बनाया हुआ है। यही कारण है कि इज़राइल से कोई भी फ़ोटो इंटरनेट पर अपलोड नहीं होती है और बहुत ही वहाँ की मतलब नुकसान होती है तो लेकिन दिखाई कम पड़ती है। यही कारण है कि इज़राइल के अंदर तो क्या कहते हैं नुकसान तो होती है लेकिन दिखाई बहुत कम पड़ती है। यही कारण है कि ईरान के अंदर बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने के बावजूद उन्हें मतलब पूरा क्या कहते हैं कि सारा डाटा को मतलब इंटरनेट में अपलोड किया जाता है, लेकिन इज़राइल ऐसा कतई नहीं करता क्योंकि सारा सिस्टम इज़राइल का ही है। इंटरनेट का मतलब कुछ भी है यहूदियों का भी है। साथ ही इसका मतलब ये होता है कि जब ऊपर से क्या कहते हैं सारा तोप के ज़रिए से, विमान के ज़रिए से क्लस्टर बम को गिराया जाता है, उसके अंदर मतलब छोटे छोटे जो बम होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है, जो कि मतलब बताया जाता है फुटबॉल जैसे मैदान से भी बड़े इलाके को यह विस्फोट कर सकता है। यानी क्लस्टर बम आप ऐसे समझ लीजिए फुटबॉल जैसे मतलब फुटबॉल यानी कि उससे भी ज़्यादा इलाका, फिर ऐसे समझ लीजिए कि फुटबॉल जैसा 2 मैदान कितना बड़ा मैदान होता है। ये अकेले ही क्लस्टर बम एक अकेले ही फुटबॉल जैसे इलाकों को भी मतलब बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, यानी कि उसे नस्तनाबूद कर सकती है। कौन? क्लस्टर बम। अब साथियों अब आगे समझते हैं। उसके बाद देखिए रसिया यूक्रेन में भी मतलब इसे इस्तेमाल किया गया था और यूक्रेन ने यानी कि अमेरिका ने यूक्रेन को 2022 में एक क्लस्टर बम मतलब उपलब्ध कराया था, लेकिन जुलाई 2023 में उसे यूज़ किया गया था। कौन यूज़ किया था? यूक्रेन ने रसिया के ऊपर यह इस्तेमाल किया था। लेकिन इस चीज़ को समझ लीजिए 100 देशों ने मतलब बैन कर रखा था, यानी कि 100 देशों ने बैन कर रखा है। अभी भी फ़िलहाल 100 देश इसे मतलब बैन कर रखा है। अब साथियों इससे यह समझ में आता है कि जबकि इतना सारा बम कौन? ईरान बनाता है। हालांकि क्लस्टर बम ईरान नहीं बनाता है, क्लस्टर बम ईरान नहीं बनाता है। अपना शाहिद 136 जुल्फ़कार ऐसा कुछ है ना। उसके बाद खैबर खुर्रम ये सब जो है शाहिद 136 बहुत सारी मिसाइल ईरान बनाता है, जो मतलब क्लस्टर बम से भी थोड़ा ज़्यादा घातक नुकसान होता है, लेकिन ऐसा नुकसान नहीं होता जो कि जितना क्लस्टर बम ऊपर में जाकर ऐसा तकनीक वाला ईरान ने अब तक नहीं बनाया। अब साथियों इस चीज़ को समझिए कि जब ईरान के पास ऐसा बम है नहीं, उसके पास फिर आया कहाँ से? उनके पास फिर आया कहाँ से? तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है, देखिए इसके बाद ये जो क्लस्टर बम है चाइना के पास भी है और रूस के पास भी है। ठीक है, चाइना के पास है और रूस के पास भी है, लेकिन इस चीज़ को समझ लीजिए चाइना के पास है, रूस के पास है, जबकि ईरान के पास नहीं है। तो इनके पास आया कहाँ से? तो आप पर हम दिमाग लगा सकते हैं कि हॉर्मुज़ के खाड़ी से, यानी कि हॉर्मुज़ जैसे जो मतलब एक जहाँ से दुनिया का जब 50% तेल जो सप्लाई होता है वहाँ से कोई भी देश का टैंकर आना मना है, लेकिन बजाय चीन और रूस का टैंकर आना जाना कर सकता है। उसके बाद कोई भी देश का वहाँ से टैंकर आना जाना नहीं कर सकता है। यह ईरान का परमिशन है। तो अब इस चीज़ को समझ लिए कि अंदर अंदर चाइना और रूस ईरान को मदद करता है। यही कारण है कि हॉर्मुज़ की खाड़ी से, हॉर्मुज़ का जो मतलब रास्ता है, टैंकर आने का रास्ता है, उनको मतलब एक प्रकार से परमिशन दिया गया है, कारण कि उसे अंदर अंदर किसी भी प्रकार से सप्लाई जारी है। हमने एक वीडियो और बनाया था कि क्या कहते हैं कि ईरान का साथ चाइना दे रहा है। अब साथियों इस चीज़ को समझ लीजिए कि जिस प्रकार से अमेरिका ने यूक्रेन के ऊपर क्लस्टर बम इस्तेमाल करने के लिए दिया गया था कि अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम दिया था कि जाइए आप रसिया में इस्तेमाल कीजिए और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुँचाइए। उसी प्रकार ने रूस ने ऐसा माना जा रहा है कि रूस का यह क्लस्टर बम रूस का ही है। रूस ने ईरान को एक क्लस्टर बम दिया है कि आप जाइए इजराइल के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर हानि पहुँचाइए। यह मतलब रूस का किया धरा है। रूस ने, ऐसा माना जाता है कि क्लस्टर बम को है ना रूस ने ही ईरान को मुहैया करवाया था। अब ऐसा मतलब देखिए कोई भी जैसे रूस और चाइना, किम जोंग उन, ये सब जो है
अंदर अंदर ही हेल्प कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट वार पे नहीं आ सकते। अगर डायरेक्ट वार पे आएंगे तो फिर वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जाएगा। अगर ये वर्ल्ड वार 3 शुरू होगा तो जिस प्रकार से वर्ल्ड वार 2 में पूरी दुनिया विश्व तबाह हुई थी, उसी प्रकार से वर्ल्ड वार 3 में फिर दुनिया फिर तबाह हो जाएगी। सब लोग मतलब अपने अपने GDP को मतलब लेकर, जो जैसे चाइना जैसे देश अपने GDP को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह है कि हम दुनिया के मतलब दुनिया के दूसरी मतलब इकोनॉमी है वह मतलब पहला बनना चाह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता है तो फिर लोग फिर जो जहाँ से आए थे मतलब जो जैसा मतलब जिस काल से मतलब धीरे धीरे जो इकोनॉमिक सिस्टम से क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम से अपने बढ़े थे, लेकिन फिर वैसे ही आने की फिर मुहैया मतलब आने की शुरुआत हो जाएगी। तो यही कारण है कि चाइना और रूस और जो कोई भी बड़े बड़े देश ईरान के समर्थन में नहीं आ रहे हैं, और ईरान के समर्थन में जिस प्रकार से देखेंगे तो अमेरिका के भी समर्थन में नहीं आ रहे हैं। जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, है ना, जो बड़े बड़े नेता है इमानुएल मैक्रोन, इन्होंने खुलकर कहा कि हम अपनी बेस को ईरान के ऊपर हमला करने के लिए नहीं देंगे। कौन कहा? ये सब इमानुएल मैक्रोन ने, फ्रांस मतलब फ्रांस के राष्ट्रपति हो गए, जर्मनी हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं स्पेन हो गया, इन्होंने खुलकर कहा कि हम ईरान पर हमला करने के लिए हम अपने बेस को नहीं देंगे। यही कारण है कि कोई भी देश खुलकर नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए कोई भी देश अगर खुलकर नहीं आ रहा है किसके साथ, एक युद्ध के साथ, तो फिर अगर मान लीजिए ये जर्मनी जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश अगर अमेरिका के साथ आ जाएंगे, तो अब इस चीज़ को समझ लीजिए कि परमाणु संपन्न देश ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी, ये सब देश है ना। तो फिर इनको आने में क्या होगा? अगर जब ये फिर सब साथ में आ जाएंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचेगी। जिस प्रकार से नागासाकी यानी कि जापान के नागासाकी हिरोशिमा में परमाणु बम को गिराया गया था और इसके साथ बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था, रेडिएशन फैला था। ये रेडिएशन ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, फटने से के बाद जो इसका जो रेडिएशन जो फैलता है, इनका ऐसा ऐसा घटनाक्रम होता है, ऐसा ऐसा तरीके से मतलब उनको नुकसान पहुँचाया जाता है जो दुनिया के लिए अच्छी तरह का नहीं है। अब अगर मान लो कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर बम फेंकेगा, अब परमाणु बम अगर युद्ध इस्तेमाल कर दे, तो इस चीज़ को समझ लीजिए इजराइल भी नहीं बचेगा, ना खाड़ी के देश बचेंगे। उसका रेडिएशन इतना खतरनाक होता है कि सभी देशों के ऊपर एक प्रकार से हमला माना जाता है। तो साथियों बस आज के लिए इतने ही समझते हैं। क्लस्टर बम को इस्तेमाल, क्लस्टर बम कौन दिया होगा ईरान को, आप समझ गए होंगे। आखिर ये काम करता है ये भी समझ गए होंगे। आखिर ये इतना खतरनाक क्यों है ये भी समझ गए होंगे। ईरान के साथ चाइना और रूस अंदरूनी मतलब मामले में हेल्प करता है, लेकिन डिक्लेयर नहीं करता। अगर डिक्लेयर करेगा तो फिर यह एक प्रकार से वर्ल्ड वार 3 के जैसे युद्ध छेड़ा हो जाएगा। तो साथियों बस आज के लिए इतना ही समझते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।